नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। इंडियन रेलवे के ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रुख, कहा रेलवे को देना होगा मुआवजा। ट्रेनों के लेट लतीफे होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारियां से रेलवे बच नहीं सकता है। अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस M.R. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है। बेंच ने कहा कि अगर रेलवे देरी की वजह बताने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय बहुमूल्य है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को चीन देगा 31 मिलियन की मदद, राशन और कोरोना वैक्सीन भी। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है। अफगानिस्तान की नई सरकार को चीन और रूस ने मान्यता दे दी है। चीन लगातार तालिबान सरकार के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। इसी बीच चीन में अफगानिस्तान के लिए बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। तालिबान द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा के एक दिन बाद चीन ने बुधवार को घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों की आपूर्ति और कोरोना वायरस के टीके सहित 200 मिलियन युआन 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दान करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से कुछ हफ्ते पहले ही चीन विदेश मंत्री वांग यी ने समूह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने को लेकर अफगान तालिबान राजनीतिक आयोग के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। यूपी में होगा ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण, लखनऊ में इसके लिए जमीन दे रही योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के शुभारंभ समारोह की योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य ने ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की ज्वाइंट वेंचर के अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन भी दिखाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में रक्षा उद्योग के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने यूपी सरकार से कहा कि वह लखनऊ में जमीन मिलने के 3 महीने के भीतर निर्माण शुरू कर देगी। कंपनी के अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें का निर्माण करने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने अलीगढ़ में 22 रक्षा कंपनियों को लगभग 1250 करोड़ रुपए निवेश के साथ 74 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन में सचिवालय पर डटे रहेंगे किसान। टिकैत बोले अफसरों को गेट से अंदर नहीं जाने देंगे, वे चाहे तो दीवार कूद कर चले जाएं। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच 3.25 घंटे चली वार्ता विफल हो गई। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता में डीसी, एसपी ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में प्रशासन ने बातचीत की। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीटिंग से बाहर निकलकर कहा कि प्रशासनिक टीम ने हर आधे घंटे बाद चंडीगढ़ बात की। हमारी मांग थी कि IAS आयुष सिन्हा को सस्पेंड कर केस दर्ज किया जाए। प्रशासनिक टीम केस दर्ज करना तो दूर, सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। टिकैत ने कहा कि हमारा एक मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर है और अब दूसरा करनाल सचिवालय पर जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि जिला सचिवालय पर किसान डटे रहेंगे, अफसरों को मुख्य गेट से नहीं जाने देंगे, वे चाहे किसी रास्ते या फिर दीवार कूदकर सचिवालय के भीतर जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यहां आने वाले आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी न आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी और योगेंद्र यादव ने किसानों का पक्ष रखा। बिहार में कन्हैया के सहारे खोई जमीन पाना चाहती है कांग्रेस। प्रशांत किशोर के साथ 2 बार राहुल गांधी से मिले।
कन्हैया कुमार के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनकी हाल में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि कन्हैया 2024 में बिहार की तरफ से कांग्रेस के बड़े चेहरे बन सकते हैं। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तक हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे हैं। यहाँ तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। बताया जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है। नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट है। कन्हैया और नदीम की कई दौर की बात हो चुकी है। ड्रग्स केस में ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती। 7 घंटे तक चली पूछताछ। साल 2017 के ड्रग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक्टर राणा दग्गुबाती प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए, जिसके बाद हैदराबाद में ईडी दफ्तर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। सुबह करीब 10 बजे ही ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस में पहुंचे राणा दग्गुबाती शाम 5 बजे के बाद बाहर निकले। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से घिरे बाहुबली फेम एक्टर दग्गुबाती गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इस दौरान विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक रहेगी। 90 साल के सफ़ी ने 75 साल की आरफा को बनाया दुल्हन। नाना की बारात में नातियों ने किया डांस। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, यह बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन इसको सच किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े ने। जी हां, रामपुर में इन दिनों एक निकाह चर्चाओं में है, जहां 90 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला से निकाह करके सबको चौंका दिया। दरअसल 5 शादीशुदा बेटियों के 90 साल के बूढ़े पिता ने 75 साल की बुजुर्ग महिला से निकाह रचा लिया, जिसके बाद इस शादी की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला रामपुर भोट थाना इलाके के नरखेरी गांव का है, जहां सफ़ी अहमद की पत्नी करीब 25 साल पहले उनको छोड़कर चल बसी थी। वही घर में 5 बेटियां थी, उनकी उन्होंने शादी कर दी, जिसके बाद वो अकेले पड़ गए थे। ऐसे में अपनी देखभाल के लिए उन्होंने फिर से निकाह करने की ठानी और 75 साल की बुजुर्ग महिला को अपना हमसफर बना लिया। महाराष्ट्र सरकार से फिल्म इंडस्ट्री ने की थिएटर्स खोलने की अपील। हो चुका है 4800 करोड़ का नुकसान। साल 2020 मार्च से अब तक का समय देश भर के सिनेमा घरों के लिए काफी निराशाजनक रहा है। लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब जहां देश के लगभग सभी राज्यों में सिनेमा घर खुल चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिनेमा घर बंद रखने का निर्णय कायम रखा है। इस बीच कई फिल्में भी रिलीज हो रही है, जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्माता, निर्देशक, कलाकार सभी लगातार सिनेमा घर खोले जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में सिनेमा घरों को तत्काल आधार पर फिर से खोले जाने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने बताया कि सिनेमा घर बंद होने की वजह से इंडस्ट्री को मार्च 2020 से 400 करोड़ रुपए की मासिक दर से लगभग 4800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की नौकरी भी छिन गई है। सराफा बाजार में सोने के दाम में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 145 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा।
तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा अपने ताजा अपडेट में आने वाले कई दिनों की रिपोर्ट दी है, जिसमें भारी बारिश की बात कही गई है। बताया गया है कि मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। IMD के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसके सामान्य स्थिति के दक्षिण में रहने की संभावना है। IMD ने आज के लिए गुजरात, सौराष्ट्र, कोनक और गोवा में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 11 सितंबर तक व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।